जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज की वीडियो आपके लाइफ की सबसे बड़ी गेम चेंजर वीडियो होने वाली है। एक ऐसी वीडियो जो आपको हो सकता है सही करियर को चूज करने में काफी ज्यादा मदद करे। एक ऐसी वीडियो हो सकता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा तलाश थी। सबसे बड़ी बात यहां पर पता है क्या आती है, जब हम 12वीं करना आज के समय शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद में ही मन में 100 तरह के ख्याल आ जाते हैं। यार इसके बाद क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कि हम किस लाइन में जाएं। और इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी यूट्यूब और वीडियोस और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गाइडेंस एक ऐसी हो गई है कि पूरी के पूरी राख के ढेर में एक सुई के बराबर। आप समझ ही नहीं पाते हैं। आपको होटल मैनेजमेंट का सब पैकेज देखते हैं, आपको लगता है वो भी बहुत अच्छा है। आप इंजीनियर्स को देखते हैं, आपको लगता है आप भी दुबई में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी आज की जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी रिसोर्स है, उसके हिसाब से मेरा करियर गाइडेंस जो रहे वो क्या रहे। मैं कौन सी ऐसी चीज चूज करूं कि जिसको मैं कम समय के अंदर में जो है सफलता प्राप्त कर पाऊं। यहाँ पे जब लोगों की हम बात सुनते हैं कि वो 19 साल में सफल हो गया, 21 साल में हो गया, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर सकते थे। शायद हो सकता था कोई गलती दूसरे लोगों ने की और वो नहीं हो पाए, लेकिन आपको ये हम गलती नहीं करने देंगे। तो देखिए, 12वीं के बाद में काफी सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी है। तो इन्हीं गवर्नमेंट एग्जाम्स में मेरे भाई एक सबसे बड़ा प्यारा एग्जाम आता है आपका एसएससी। ठीक है, हम सारे एग्जाम्स के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियोस ला करके सबको बताएंगे कि 12वीं के बाद में रेलवे की तैयारी कैसे करे, 12वीं के बाद में एसएससी की तैयारी कैसे करे, और तमाम तरह की बातें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको एक वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। इसीलिए अलग अलग एग्जाम्स के वीडियोस को ला करके हम सारी बातें आपको समझाएंगे। तो फिलहाल अगर हम अभी बात करें यहाँ पर कि कोई बच्चा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है 12वीं के बाद में, तो उसको कौन सी परीक्षा का चयन करना चाहिए? तो नो डाउट मेरे भाई यहाँ पर एसएससी। और एसएससी ही क्यों करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, तरीके से बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे। सब्र रखिए। फिलहाल इस वीडियो के अंदर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि एसएससी को ही क्यों चूज करें, पहला सवाल। दूसरा मेरे भाई, जितने एसएससी के एग्जाम्स हैं हमने यहां पर उसको पूरा पूरा लिस्ट किया हुआ है। 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट लेवल तक जितनी परीक्षाएं होती हैं, सैलरी के हिसाब से हमने सारी की सारी चीजें रखी हैं। उनका सिलेक्शन का पैटर्न रखा है कि कितने नंबर का पेपर होता है, क्या होता है, कैसे आप उसमें चयन ले सकते हैं। तैयारी के समय जो कॉमन डाउट आते हैं यहाँ पर हमने उसको भी पूरा कवर किया है। सबसे बेस्ट रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, फ्री में भी पेड में भी, जिससे आप पढ़ करके अपना सिलेक्शन ले पाए, हमने उसकी भी मेरे भाई पूरी यहाँ पर जानकारी रखी है। प्रिपरेशन करने की सही रणनीति क्या होती है जिससे कम समय के अंदर में आप सिलेक्शन ले पाए, हम इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम आपको ये बताएंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पर हम दोस्तों करते हैं कि वाई एसएससी एग्जाम है। एसएससी एग्जाम ही क्यों मेरे भाई? देखो, इसके पास मेरे पास बहुत प्यारा और बहुत ही शानदार मेरे भाई जवाब है। क्या होता है, 12वीं के बाद में हमारे सामने काफी सारे गवर्नमेंट स्कोप्स खुलते हैं। एक तरफ बैंकिंग भी है, दूसरी तरफ रेलवे भी है, और उसके बाद यूपीएससी भी हो गई और बाकी एसएससी भी हो गई। अब देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं है यूपीएससी की तैयारी करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कम समय देना पड़े और एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल जाए। वो कहां पर हम जा सकते हैं? तो वो आप एसएससी में जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक काफी सारे पद हैं, रेगुलर परीक्षाएं होती हैं और सबका पैटर्न लगभग सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि 10वीं लेवल के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है और ग्रेजुएट लेवल के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। आप उन्हीं 4 सब्जेक्ट को पढ़ करके इनमें से किसी में भी नौकरी ले सकते हैं। पेपर एकदम टाइमली होता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैटर्न एकदम सिमिलर है, और एक से एक बढ़िया बढ़िया इसके अंदर में पद है। मतलब लड़कियों को अगर नौकरी करनी है, आज जीवन यहाँ देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ानी है और खुद की स्थिति भी सही करनी है, तो सीएसएस जैसी जॉब यहाँ पर बहुत शानदार हाई प्रोफाइल नौकरी हो जाती है उनके लिए, जिसमें ना उनको दिक्कत है, ना उनके ससुराल वालों को दिक्कत है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जीवन चल सकता है। अगर आपको भौकाल काटना है तो जीएसटी इंस्पेक्टर जैसे पद जो है, अपने आप में वर्दी वाला यूनिफॉर्म अपने आप में तबाही काटने के लिए काफी है। अगर आपको एडवेंचर में जाना है तो सब इंस्पेक्टर सीबीआई वाला जो पोस्ट है वो अपने आप में बहुत प्यारा है। अगर आप 10वीं लेवल में हैं, कलेजा है आपके पास में, हिम्मत है आपके पास में, तो आप पारा मिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करके आप देश सेवा कर सकते हैं। तो तमाम तरह की ऐसे जो पद होते हैं ना, वो मौका जाने का सिर्फ एक ही मेरे भाई यहाँ पर कमीशन है, वो मौका देती है, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। इसमें आपकी एंट्रेंस कैसे होगी, क्या होगा, वो हम सारी बातें अब हम खुल करके सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि एसएससी कितनी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, कौन कौन सी परीक्षा होती है, किस लेवल पर होता है, क्या डिग्रियां उसके लिए चाहिए और किस तरह की नौकरी होती है, वो सारी बातें। बहुत मेहनत की है मैंने इस पीपीटी के ऊपर में और एक एक बात को मैंने इसके अंदर में रखा है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा पूरा फायदा मिले। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने यहां पर 10वीं पास किया है, ठीक है, तो 10वीं पास वाले बच्चों के लिए सबसे पहला मौका हो जाता है एसएससी एमटीएस में जाने का, फिर उसके बाद में एसएससी जीडी कांस्टेबल में जाने का, और सिलेक्शन पोस्ट की भी कुछ नौकरियां आती हैं जो 10वीं लेवल पर होती हैं।
क्योंकि बहुत बड़ी डिग्री पर ये नहीं है, तो नौकरी भी वैसी ही है। या तो अगर आप मान लीजिए एमटीएस लेवल से जा रहे हैं तो आपको प्यून वाली नौकरी मिल जाती है, प्यून मतलब क्लर्क वाला, छोटा मोटा फाइल ढोने वाला काम हो गया, ठीक है। और अगर आप जीडी से जाते हैं तो जितने भी पारा मिलिट्री फोर्सेज है उनमें आप कांस्टेबल में लगते हैं, जैसे कि आईटीबीपी हो गया आपका, सीआईएसएफ हो गया, हर जगह पर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो काम रहता है एमटीएस वालों का काम जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ऑफिस वाला काम रहेगा, और जीडी वालों का जो काम होता है वो पूरा पूरा मेरे भाई फील्ड वर्क रहता है, ठीक। अगर आपकी डिग्री थोड़ी ज्यादा है, अगर आप 12वीं पास हैं यहाँ पर, तो 12वीं पास वाले जो भाई लोग हैं वो एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल की तैयारी कर सकते हैं, वो स्टेनोग्राफर का पेपर दे सकते हैं, वो सिलेक्शन पोस्ट का मेरे भाई यहाँ पर पेपर दे सकते हैं, ठीक है। सीएचएसएल की जो नौकरियां होती हैं वो कंप्लीटली मेरे भाई क्लर्क बेस्ड होती हैं, जैसे इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्रालय है, डीआरडीओ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। खुद मेरा सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक था, और मेरे सीएचएसएल के हर पेपर में 50-50-50 थे। मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। और मेरी जो पोस्टिंग थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौरोजी नगर दिल्ली में थी। बहुत ही बढ़िया जॉब है, टाइपिस्ट वाली यहाँ पर नौकरी है, लोअर डिवीजन क्लर्क में हो जाएगा या डाटा एंट्री ऑपरेटर में हो जाएगा, ठीक है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका गणित में हाथ तंग होता है, उनके लिए बड़ा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है स्टेनोग्राफर का, क्योंकि इसमें गणित पूछा ही नहीं जाता है, मैथ्स का कोई रोल ही नहीं है, और बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पेमेंट है, बहुत अच्छी इसमें सैलरी मिलती है, हम आगे बताएंगे आपको। काम भी देखो कितना सुकून वाला है, लड़का हो या लड़की हो, ऑफिस टाइपिंग का काम है, डाटा एंट्री करने का काम है। आप सोचिए पूरे भारत में इतना सारा काम हो रहा होता है, आप एक जज के पास भी जाते हैं तो एक बैठ करके ठुकठुका रहा होता है इसे टाइपिस्ट वहां पर, वो कौन काम करता है भैया, यही सीएचएसएल वाले करते हैं। आप डीआरडीओ में जाइए, कोई सामान आया उसकी एंट्री करनी है, लोग कितना घंटा काम की एंट्री करनी है, कौन करेगा, यही करेंगे, ठीक है। आप भारत के किसी भी मंत्रालय में चला जाइए, ये वाला व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा, जो सीएचएसएल वाले हैं, जो सेलेक्ट होकर के जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे आपकी मेरे भाई यहाँ पर डिग्री बढ़ती है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप कंबाइन ग्रेजुएट लेवल यानी सीजल जैसी नौकरी के लिए आप मेरे भाई एकदम एलिजिबल हो जाते हैं। पूरे भारत में जितने भी पारा मिलिट्री फोर्सेज है या दिल्ली पुलिस है, उनमें जो कांस्टेबल वाला है वो जीडी के माध्यम से सेलेक्ट होता है, और जो सब इंस्पेक्टर वाले सारे के सारे हैं वो सीपीओ के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसी नौकरी है जो तीनों लेवल पर बहाली निकालती है, 10वीं पर भी, 12वीं पर भी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी। इसकी अलग अलग नौकरियां होती हैं, अलग अलग लेवल पर होती हैं। इसमें जितने भी सारे के सारे पद होते हैं वो सारे के सारे इंस्पेक्टर होते हैं, और आपका भाई भी खुद एक इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर। इसीलिए हम हमेशा कहते भी हैं सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, और माशाल्लाह कई सारे इंस्पेक्टर सब तक बना चुके हैं, ठीक है। बात करें यहां पर तो देखो ये सारा सारा इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट हो गया या क्लर्क लेवल का पद हो गया, और इनमें जो ड्यूटी होती है इंस्पेक्टर वालों की वो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन, पुलिस प्रोफाइल या फील्ड जॉब होता है। और जो मेरे भाई क्लर्क वाले हो गए वो सारे के सारे नॉर्मल मेरे भाई ऑफिस वाला काम हो गया, जैसे सीएसएस का वर्क प्रोफाइल है, रेलवे वालों का वर्क प्रोफाइल है, तो ये सारा का सारा ऑफिस ड्यूटी हो जाता है। इन सभी से हट करके हमारे डिप्लोमा वाले भाइयों के लिए भी कुछ है, जिन्होंने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर लिया है तो उनके लिए एक बड़ा शानदार पद आता है जिसे हम एसएससी जेई कहते हैं, जूनियर इंजीनियर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर में आपने सिविल किया है, मैकेनिकल किया या इलेक्ट्रिकल किया है मेरे भाई यहाँ, ठीक है, तो ये आपका पद यहाँ मिलता है। बढ़िया सैलरी होती है, बढ़िया काम होता है, ठीक है, टेक्निकल पूरा पूरा वर्क मिलेगा, साइट मैनेजमेंट का काम आपको मिलेगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ऐसा मेरे भाई कमीशन है जो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिग्रियों के हिसाब से जाने का मौका देती है, बढ़िया इज्जत देती है, बढ़िया रुतबा देती है, बढ़िया पैसा देती है, और शानदार मौका देती है कि आप यहाँ कुछ समय के तैयारी के अंदर में इनमें जा सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, हम वो भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई पूरा प्रिपरेशन करके सारी चीजों को लेकर के आपके लिए आया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो भाई देखो एट द एंड में ना इंसान कहीं पर भी कोई काम करे, एक छोटी सी बिजनेस की वो शुरुआत करे या कोई यहाँ पर नौकरी भी करे, सबसे बड़ी बात उसके लिए होती है भैया पैसा कितना मिलेगा। वो 3 इडियट का डायलॉग सुने, उन्हें यहाँ पर सैलरी डिस्कस कर लें, वही वाली कहानी है। एक बार तुम जब तक इसको देखोगे नहीं ना तुम्हारा इनर मोटिवेशन आएगा नहीं। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर जो है अलग अलग पदों में कितनी कितनी तनख्वाह मिलती है, क्या मिलता है, हमने उसका पूरा इंतजाम किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो पद होता है एसएससी में वो सीजीएल होता है, ग्रेजुएट लेवल पर होती है। तो इनमें अगर हम देखें तो सीजीएल में मेरे भाई अलग अलग पोस्ट होते हैं। ये शुरुआत होती है 2400, 2800, 4200, 4600 और 4800 तक जाता है, ठीक है। इनमें यहां पर क्या है तो देखो जो 4800 वाले हो गए वो हो गए आपके डबल ए वाले, जिसकी वैकेंसी इस बार नहीं आई थी। और बाकी जितने ये इंस्पेक्टर लेवल के हो गए, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, ये सारे के सारे 4600 वाले होते हैं, ठीक है। इनमें मेरे भाई अलग अलग शहरों में यहां पर जो है तनख्वाह ज्यादा होती है। कई लोगों को तो ये लगता है
एक पर्टिकुलर पोस्ट है तो सैलरी भी एक ही जैसी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्या होता है बच्चों की, शहरों की महंगाई अलग अलग होती है। दिल्ली में जो किराया है यहाँ पर वो मेरे भाई जयपुर में नहीं है, और जो जयपुर में है वो यहाँ पर यूपी या बिहार जैसे एक छोटे से गांव में नहीं है। तो अगर मान लीजिए किराया बहुत महंगा लगने लगेगा ना, तो लोग शहरों में काम करना बंद कर देंगे, उन्हें बोलेंगे मेरा तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो सरकार यहाँ पर कहती है कि जो बहुत महंगी शहर है वहां सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, उससे थोड़ी सस्ती शहर है वहां सैलरी थोड़ी कम होगी, उससे भी और सस्ती शहर है तो यहाँ सैलरी थोड़ी और कम होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से बांटा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं 4800 ग्रेड पे में तो 70,000 रुपए की सैलरी, उसी तरीके से 4600 में तो लगभग आपको यहाँ पर इतने की सैलरी, 4200 ग्रेड पे वालों को 53,000 की सैलरी, 2800 वालों को 44,000 की सैलरी, और सबसे निचला 2400 वाले को कम से कम 40,000 की सैलरी। अब एक और मजे की बात बताऊं मेरे भाई, ये जो सैलरी आपको मिल रही है ना, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से मिल रही है, और कुछ समय के अंदर के बाद यहाँ पर 8th पे कमीशन आ जाएगा, और 8th पे कमीशन अगले 10 साल तक रहेगा। वहां पर लगभग आप अपनी सैलरी जो आपके सामने, आप इसका 1.5 गुना मान करके चलिए, 1.5 गुना मान करके चलिए। अगर किसी की 70,000 है तो कम से कम उसको 1 लाख रुपया तो जरूर मिलेगा। वो 1 से 1.5 लाख का भी हो सकता है भाई, एक 40 भी हो सकता है, एक 30 भी हो सकता है, लेकिन आप 1 लाख तो मिनिमम मान करके चलिए। अच्छा ये भी है मेरे भाई कि ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर इतनी की सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे मेरे भाई आपकी सैलरी भी बढ़ती है, और जैसे उसके बाद प्रमोशंस होता है तो फिर वो सैलरी और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि क्या प्रमोशन होने के बाद ही सैलरी बढ़ती है, ऐसा नहीं है। आप जब शुरू शुरू में ज्वाइन करते हैं तो सैलरी आपको इतनी होती है, 1-2 साल के बाद में ये 80,000 तक भी पहुंच जाती है बिना प्रमोशन के। ठीक है, ये वर्क प्रोफाइल के ऊपर में होता है। ठीक है, अगर हम सीजल को छोड़ करके फिर अगर हम अगले में आए मेरे भाई यहाँ पर सीपीओ में, जहां सब इंस्पेक्टर का मेरे भाई बनने का आपको मौका मिलता है। मैं जब बचपन में था ना, मैं सोचता था ये जो दरोगा वाले भाई लोग हैं यहाँ पर ये कैसे बने, ठीक है, ये ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर ये कैसे बने, ये वाले थाने में कैसे बने। बड़े होकर के तब पता चला अच्छा ये सारे के सारे एसएससी से बने। 2 तरीके से आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। अगर आप किसी राज्य पुलिस में हैं तो उस राज्य की मेरे भाई अपनी वैकेंसी आती है, जैसे यूपीएसआई का अलग वैकेंसी आएगा, बिहार का मेरे भाई अलग वैकेंसी आएगा। और अगर आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, जैसे दिल्ली पुलिस एक ऐसी पुलिस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आती है, इसलिए हमारे केजरीवाल भाई साहब हमेशा रोते रहते थे, देखो ठीक है दिल्ली पुलिस तो हमारी सुनती ही नहीं है, काहे सुनेगी, तुम्हारे अंडर में नहीं आती है तो काहे सुनेगी। लेकिन वहीं बिहार पुलिस को देखिए, यूपी पुलिस को देखिए, वो अपनी सरकारों के अधीन में आती है तो इसलिए उनकी सुनती है, इसलिए वही उनकी बहाली निकालती है, वही उनका तनख्वाह देती है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो होता है वो सेंटर में आती है। ठीक है, तो सेंटर में आती है तो इसका बहाली सीपीओ से निकलता है, और बाकी जैसे जितने पारामिलिट्री फोर्सेज हो गए, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, एसएसबी यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल, इन सभी में जो सब इंस्पेक्टर की मेरे भाई बहाली होती है वो कहां से होती है, तो सीपीओ से होती है। बोलेंगे सर ये वाले हमने कहां कहां सुने हैं। मेट्रो में आप देखिए सारी की सारी जो ड्यूटी लगी है वो किसकी लगी है, सीआईएसएफ वालों की लगी है। एयरपोर्ट पर जो ड्यूटी आप देखते हैं वो किसकी लगती है मेरे भाई, सीआईएसएफ वालों की लगती है। यहीं आपकी चेकिंग करती हैं, यही सारी चीजें मेंटेनेंस करते हैं। तो इनमें जो सब इंस्पेक्टर लेवल की जो बहाली होगी वो सीपीओ से होगी। और इनमें भैया 2 तरह का मेरे भाई सैलरी होता है। वो क्या होता है कि एक आप ट्रेनिंग के दौरान में मेरे भाई सैलरी जो होती है वो कम होती है, और ट्रेनिंग के बाद में जो सैलरी मिलती है वो ज्यादा मिलती है। ट्रेनिंग लगभग आपका 1 साल का होता है, उस 1 साल के दौरान ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी के हिसाब से आपको 40,000 रुपए एक्स सिटी में, वाई सिटी में भी इतना और जेड सिटी में भी इतना। बोलोगे सर सब में सेम क्यों है, तो भैया ट्रेनिंग एक ही जगह पर ना होगा, 10 जगह पर ट्रेनिंग आपका थोड़ी करवाया जाएगा वहां पे। तो जहां ट्रेनिंग होगा ट्रेनिंग सेंटर में आपका खर्चा क्या आएगा, रहना उनका, खाना उनका, एचआरए भी सब कुछ, डीए भी सब कुछ वही दे रहे हैं, तो सैलरी ज्यादा क्यों बढ़ा करके देंगे, तो वो नहीं देंगे, इसीलिए सेम सैलरी देते हैं। हाँ ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट हो जाती है, जब डिविजन्स मिल जाते हैं, यूनिट्स मिल जाते हैं, थाने मिल जाते हैं आपको, तब उसके बाद में एक्स वालों को 50,000 के करीब में, वाई वालों को 45,000 के करीब में, और जेड वालों को 42,000 के करीब में। ठीक है, यहां भी सेम काम है, जैसे जैसे तुम काम करते हो वैसे वैसे तुम्हारी सैलरी जो है वो बढ़ती है मेरे भाई यहाँ पर, और बाकी प्रमोशन होगा तो बढ़ता ही रहेगा। अब ये दोनों ग्रेजुएट लेवल के थे, सीजीएल और सीपीओ। उसके बाद में हम आ जाते हैं सीएचएसएल की। अगर हम बात करें ये 12th लेवल पर है, और आप 12th लेवल के बाद में इसकी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लफड़ा भी नहीं है, मेंस वेंस का कोई चक्कर नहीं है, सीधा प्री है मेरे भाई। और इसमें जो होता है पद होता है डीओ, पीए और एसए। देखो ये जो पद है ना, पहले सीएचएसएल के माध्यम से बहाली होती थी, और अब ये उठ करके सीजीएल में चला गया है। ठीक है, तो वहां पर मेरे भाई ये जो पद है अब इसकी रिक्रूटमेंट यहां से नहीं होती है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की ये मेरे भाई
भाई सीजीएल के माध्यम से होती है। अब जो रह गया सीएचएसएल में वो खाली रह गया डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क और मेरे भाई यहाँ पर जेएसए, ये हमारा 3 पद हो गया है। इस वाले पद की जो सैलरी है वो 2400 ग्रेड पे का है और ये जो होते हैं ये 1900 ग्रेड पे का है। इसमें जो सैलरी होती है वो लगभग 36,000 से शुरुआत होती है और इसमें जो सैलरी होती है वो 30,000 से होती है, ठीक है। तो ये जो 2 बातें हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया कि 7th पे कमीशन के हिसाब से ये सैलरी है, 8th पे में बढ़ जाएगी। और दूसरा पीएएसए वाला जो है, अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो हो रही है वो सीजीएल के माध्यम से हो रही है, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद में अगर हम चले यहाँ पर तो देखो स्टेनोग्राफर, मतलब यहाँ पर ये अपने आप में एक छुपा रुस्तम है। आपको पता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता, लेकिन भैया आप देखो इसमें सैलरी कितनी है। स्टेनोग्राफर में मेरे भाई यहाँ पर ग्रेड सी में 2 नौकरियां होती हैं अगर हम देखें तो, और वो 2 नौकरियां मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो आप देखो ग्रेड सी में एक 4600 ग्रेड पे की है और एक 4200 ग्रेड पे की है, और ग्रेड डी में हमारा कितना है तो 2400 ग्रेड पे का है भाई। 4600 ग्रेड पे वाले को एक सिटी में आप देखो कितनी ज्यादा सैलरी मिलती है, 86,000 के करीब में। 4200 ग्रेड पे वालों को मेरे भाई यहाँ पर लगभग 70,000 के करीब में, और 2400 वाले को मेरे भाई यहाँ पर इतने के करीब में। एक्स सिटी की मैं सैलरी बता रहा हूँ। और सबसे मजे की बात बताऊं, स्टेनोग्राफर में आपको जो है यहाँ पर गणित नहीं आता है। लेकिन गणित नहीं आता है तो क्या ये इतनी आसान नौकरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें गणित से भी मुश्किल यहाँ पर शॉर्ट एंड नोटेशन आता है। वो आपको अलग से एक अलग ही टाइपिंग होता है, वो अलग से कोडिंग होती है, वो सारी याद करनी पड़ती है, उसके हिसाब से रटना पड़ता है और तब जाकर के मेरे भाई होता है। यहाँ पर हमारी खुद बुआ की जो बेटी है वो इसमें सेलेक्टेड है और मैं उनको देखता था वो स्टेनो के लिए कितनी मेहनत करती थी, लेकिन आज एक प्रतिष्ठित नौकरी पा करके एक अच्छा खासा लाइफ सेटल की हुई है। तो ये लोगों के लिए एक बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है जिनको गणित थोड़ा कम समझ में आता है, गणित से डर लगता है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मैंने कहा ना कि भैया इंजीनियरिंग वालों के लिए भी एसएससी मौका देती है, बोलती है कोई बात नहीं, तुमने 4 साल कॉलेज में लगा दिए, टेंशन मत लो, सरकारी बहाली यहाँ पर भी है। अब जाहिर सी बात है यार, इतने सारे टेंडर निकलते हैं, रोड का निकलता है, पुल का निकलता है, तो सरकार कहाँ से लेकर के आएगी सरकारी इंजीनियर? तो इसी से बहाली लेती है। जूनियर इंजीनियर का 4200 ग्रेड पे की नौकरी, तनख्वाह कितनी तो 53,000 के करीब में, वाई सिटी में 50,000 के करीब में, जेड सिटी के इतने के करीब में। एक बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर जो है रुतबे वाला ये जॉब हो जाता है। जेई वालों का अलग ही पावर है, अलग मतलब यहाँ पर और है भाई, ठीक है। जेई के बाद अगर हम बात करें तो सबसे लोअर यहाँ पर डिग्री जैसे हो गई हमारी 10वीं और 12वीं, तो 10वीं लेवल पर आपकी 2 भर्तियां निकलती हैं। एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की मेरे भाई, जिसे हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो एमटीएस बोलते हैं, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। और एक हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर जीडी, ये कांस्टेबल लेवल की बहाली है। एमटीएस वालों को जो होता है वो 1800 ग्रेड पे का नौकरी होता है। कई बार इसे लोग मजाक मजाक में ये भी बोल देते हैं कि फाइल्ड होने वाली नौकरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक इज्जत भी यहाँ पर भी है मेरे भाई। अब आप देखिए, जिस तरीके की डिग्री है उस तरीके की नौकरी मिलती है, आप इस बात को मान करके चलिए। बहुत ऐसे बच्चे, जैसे ऑल इंडिया रैंक 13 की मैं अपने स्टूडेंट की बात कर लूं भाई, वो एमटीएस में केरला में पोस्टेड था, पेपर दिया, सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 13 लेकर के आया और सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ऐसी नौकरी को चूज कर लेते हैं, तैयारी करते रहते हैं और बड़ा एग्जाम फोड़ करके निकल जाते हैं। तो एक सरकारी नौकरी में घुसने का और अपने मेंटल प्रेशर को कम करने का एक बढ़िया नजरिया है, बढ़िया जरिया है ये। सैलरी आपको यहाँ पर 22,000 के करीब में है, वाई सिटी में यहाँ पर जो है इतना है और जेड सिटी में यहाँ पर इतना है। और वहीं जीडी की बात करें तो जीडी में थोड़ा सा जो है मेरे भाई यहाँ पर सैलरी आपकी ज्यादा है। इनफैक्ट इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। जो भी रिस्की जॉब होते हैं, पुलिस वाली नौकरी हो गई, पारा मिलिट्री की हो गई, उसमें 12 महीने की जगह 13 महीने का होता है, और जो मार्च का महीना होता है उसमें डबल सैलरी आती है। तो जीडी वालों को भी ये फायदा यहाँ मिल रहा होता है। तो 2000 ग्रेड पे वालों को इतने की सैलरी मिलती है, 1800 वाले को मेरे भाई इतने के करीब में मिलता है। तो ये अब तक एसएससी की जितनी भी नौकरियां थी, अगर वो इन ग्रेड पे में आती हैं तो कुछ इस प्रकार से उनकी जो है वो पेमेंट होती है। अब आप इसमें सवाल करोगे, सर आपने तो सिलेक्शन पोस्ट वालों का नहीं बताया। सिलेक्शन पोस्ट वालों की जो नौकरी होती है वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट लेवल पर होती है और वो इन्हीं ग्रेड पे के अकॉर्डिंग होती है। तो जैसा ग्रेड पे होगा वैसा वहां पर क्या मिलेगा, तो सैलरी मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा फर्क वहां पर देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहां पर आपने कहा जी सर सैलरी देख करके मोटिवेशन तो आप एकदम हाई कर दिए हैं, मतलब इन पोस्ट का जो ऑरा है यार। आज के समय आप एक बात बताओ, 80,000 रुपए प्रति महीना, आप समझिए इस बात को लेकर के, साल का मेरे भाई यहां पर आप देख लीजिए 10 लाख के करीब में आपका हो जाएगा पैसा। वो कम होते हैं मेरे भाई यहाँ पर 10 लाख रुपए। इंसान क्या नहीं खरीद सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। जो चीज उसने सोचा होगा मेरे भाई 2 साल के नौकरी के अंदर में, वो सब कुछ उसके पास में होगा। वो गाड़ी भी होगा ईएमआई के अंदर में, वो घर भी होगा ईएमआई के अंदर में, अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छा लाइफस्टाइल, सब कुछ आप सेटल कर सकते हैं। और तैयारी भी कितनी, मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर में आप डेडिकेशन तैयारी के अंदर में आप लेकर के आ सकते हैं। तो वो तैयारी क्या रहेगा, वो पैटर्न क्या होगा, अब हम आपको वो समझाने वाले हैं कि इन एग्जाम्स में एग्जाम का पैटर्न क्या है।
सबसे मजे की बात एसएससी की यही है दोस्त यहाँ पर कि तुम्हें वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन्हीं 4 सब्जेक्ट के आधार पर तुम इनमें से कोई भी परीक्षा दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सीजीएल के लिए अलग तैयारी करो, सीएचएसएल के लिए अलग करो, सिलेक्शन पोस्ट के लिए अलग करो, एमटीएस के लिए अलग करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है मैं जो हर बार बच्चों को बोलता हूं कि हमारे जो बैच भी आते हैं वो मैथ स्पेशल आता है, जीडी स्पेशल नहीं आता, एमटीएस स्पेशल नहीं आता। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जब यहां सरकार तुमको मौका दे रही है यहां पर एक ही तैयारी में सब कुछ निकालने का, तो तुम अपने आप को लिमिट ही क्यों कर रहे हो? शुरू से तैयारी करो और ऐसे करो यहां पर कि तुम्हें कुछ ना दिखे, सिर्फ मछली की आंख दिखे और मेरे भाई एक पद के लिए तुम फाइट करो, तुम सिलेक्शन लेकर के जाओ। आप देखो एक बार यहां कितना शानदार है। आपका सबसे पहला सीजीएल हो गया, फिर उसके बाद सीएचएसएल हो गया, फिर सिलेक्शन पोस्ट हो गया, फिर एमटीएस हो गया, फिर सीपीओ और स्टेनोग्राफर। आप देखो इनमें वही 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश। मेरे भाई यहां पर सीजीएल में रीजनिंग प्री में 25 नंबर का आता है, मैथ 25 नंबर का आता है, जीके जीएस इतना आता है और मेरे भाई इंग्लिश इतना आता है। ये मैंने टीयर 1 लिखा है। जिनमें टीयर 1 पेपर होते हैं वो यहां है और जिनमें मेंस होता है वो अगली स्लाइड में है। तो इन सभी का जो टीयर 1 होता है आप देखोगे सीजीएल में भी सेम है, सीएचएसएल में भी सेम है, सिलेक्शन पोस्ट में भी सेम है और एमटीएस में जाकर के फिर यहां रीजनिंग और मैथ के 20-20 सवाल हो जाते हैं और ये क्वालिफाइंग हो जाते हैं और मेरिट आपकी इन पर बन रही होती है। सारे के सारे पेपर आपके ऑनलाइन बेस्ड होते हैं। आप ऊपर का 3 देखो, सब में तीनों में 100-100 सवाल, सब में मेरे भाई 200-200 मिनट और सब में यहाँ पर 60। तो ऐसे केस में क्या होगा अगर मानिए आपका सीजीएल का पेपर खराब गया, कोई बात नहीं, आप सीएचएसएल का पेपर दे दो, आप इसमें सिलेक्शन ले लो। ये खराब गया, आप सिलेक्शन पोस्ट में एंटर कर जाओ मेरे भाई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक भी अगर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ा रहा है उसी साल में 2 महीने बाद ये होगा, झट से इसको दे दो। हमने भी तो दिया ना भाई, हम सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 लेकर के आए, सीजीएल में लेकर के आए, दोनों पेपर साथ में हो रहे थे तो भरने में दिक्कत क्या थी? 100 रुपए का फॉर्म आता है, भर दो भाई, बात खत्म हो गया। फिर एमटीएस है, फिर हमारा सीपीओ और स्टेनो। सीपीओ में थोड़ा डबल डबल क्वेश्चन ये लोग पूछता है, 25 का डबल 25 का डबल ऐसे करके 100 का डबल 200। समय भी लोग आपको मेरे भाई यहां पर जो है वो डबल देगा, 60 की जगह 120 मिनट देगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेंस में खाली एक ही सब्जेक्ट रहता है, इसीलिए। अब अगर मानो ये सारे के सारे पेपर हैं प्री वाले, आपका सवाल ये होगा सर इनमें से किस किस में मेंस होता है? तो मेरे भाई यहां पर सिर्फ 3 जगह पर मेंस होता है। सबसे पहला हो गया सीजीएल, फिर हो गया सीएचएसएल, फिर हो गया सीपीओ। इनमें मेरे भाई यहां पर मेंस होता है। सीजीएल में अगर हम बात करें, रीजनिंग के 30 सवाल, मैथ के 30 सवाल, जीके जीएस के 25, इंग्लिश के 45, 130 सवाल, 3-3 नंबर का यहां हो जाता है, 390 नंबर। इसी पर मेरिट बनती है। आपको यहां पर 2 घंटा मिलता है, सेशन 1 के लिए 1 घंटा, सेशन 2 के लिए मेरे भाई 1 घंटा। सीएचएसएल में क्या होता है? बस थोड़ा सा फर्क ये होता है, रीजनिंग 30 है, मैथ 30 है, जीके जीएस में 5 सवाल कम कर देंगे, इंग्लिश में 5 कम कर देंगे और 120 सवाल और 360 नंबर समय मेरे भाई यहाँ पर उतना ही। क्यों? 12वीं लेवल की नौकरी है यार, सेम लेवल का कंपटीशन कैसे रख सकते हैं? यहां पर तो फर्क ही नहीं रहेगा ग्रेजुएट लेवल वाले में और 12th वाले में। तो इसीलिए उतने ही समय के अंदर में यहां पर इनसे 130 सवाल पूछे जाते हैं और उतने ही समय में यहां पर 120 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर यहां जो है वो मेरिट बन रहा होता है। दोनों पेपर के बाद में सीपीओ जो है मेरे भाई, इसमें मेंस होता तो है लेकिन ना मैथ पूछा जाता है, ना रीजनिंग पूछी जाती है, ना जीके जीएस, खाली पूछा जाता है तो इंग्लिश और वहीं 200 सवाल। और ये शुरू से ये परंपरा इनकी चलती आ रही है और इसी तरीके से पूछते हैं। 200 सवाल, 200 नंबर, 120 और मेरिट बनती है 200 नंबर का प्री, 200 नंबर का मेंस, 400 नंबर पर ये मेरिट बना देंगे। अगर हम देखें तो क्या इतना आसान है मेरे भाई यहां पर मेरिट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, सवाल होते हैं सर चश्मा पहने नौकरी हो जाएगा, सर एक यहां पर उंगली कटा हुआ है नौकरी हो जाएगा, एक कान से बहरे नौकरी हो जाएगा, सर हमको थोड़ा यहां कम दिखता है हो जाएगा। सारे सवालों का जवाब जो है मेरे भाई यहां पर इस स्लाइड के अंदर में मौजूद है। आप समझिए इस बात को लेकर के, एसएससी में जितनी भी नौकरियां हैं पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपके सामने यहां पर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, देखो जैसे प्री होता है, प्री का नेचर यहां पर क्या है वो हमने यहां पर बता रखा है मेरे भाई। आप स्पष्ट रूप से जानिए, समझिए, यहां देखिए यहां पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्री होता है। प्री जो है या क्वालिफाइंग है कि क्या उस पर मेरिट बनता है। मेंस बात करें कितने नंबर का होता है, क्वालिफाइंग है कि मेरिट बनता है, किसमें टाइपिंग की आवश्यकता होती है, किसमें फिजिकल की आवश्यकता होती है, सारी बातें स्लाइड के अंदर में मौजूद है। तो अगर हम सीजीएल की बात करें तो देखो 100 सवाल प्री में आता है, 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। कट ऑफ यहाँ पर 150-160 के बीच तक जाती है जनरल वालों के लिए और बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, इसका कोई मेरिट नहीं बनता है। 190 वाला भी वहीं पावदान पर खड़ा होगा और 160 वाला भी वहीं पावदान पर खड़ा होगा। अगर कट ऑफ 160 गई है तो सब क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें मेंस का पेपर होता है 390 नंबर का। मेरिट इसी के आधार पर बनती है और इसी में ये डिसाइड होता है कि कितने नंबर पर इनकम
टैक्स मिलेगा आपको, कितने नंबर पर आप रेलवे में जाएंगे, कितने नंबर पर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, और ये सारी बातें। ठीक है, इसमें एक टाइपिंग का टेस्ट होता है जो क्वालिफाई करना होता है। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो 390 में 390 भी लेकर के आए तो भी आप वेस्ट है, आपका मेरे भाई यूज वहां पर नहीं है, ये मान करके चलिए। कुछ पद ऐसे हैं जहां फिजिकल की आवश्यकता है, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, और कुछ पद ऐसे हैं जहां जरूरत ही नहीं है। जितने डेस्क वाली नौकरियां हैं ना, जहां ऑफिस में जाकर के काम करना है, वहां फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो फील्ड जॉब होते हैं वहां फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही मेरे भाई सीपीओ का आपका इतने नंबर का प्री होता है, प्री में मेरिट बनता है, फिर मेंस होता है, फिर मेंस मेरिट बनता है, दोनों का कंबाइंड मेरिट मिलाकर के बन जाता है। टाइपिंग की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिजिकल सारे के सारे पोस्ट में होता है, क्योंकि सारे सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई नंबर नहीं होते हैं। ऐसे ही मेरे भाई सीएचएसएल हो गया, 200 नंबर का आपका प्री है, क्वालिफाई करना है, फिर 360 नंबर का मेंस है और आपको मेरिट बनना है। यानी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों हूबहू सेम है, दोनों के प्री क्वालिफाइंग है, दोनों के मेंस के ऊपर में मेरिट बनेगा, दोनों को टाइपिंग आती है, टाइपिंग मैंडेटरी है और आपको क्वालिफाई करना ही करना है। बस ये 390 नंबर का है, 360 नंबर का है। ऐसे ही आपका मेरे भाई स्टेनो हो गया, स्टेनो आपका 200 नंबर का मेरे भाई हो गया, पूरा का पूरा प्री पर भी मेरिट बनता है, मेंस नाम का कोई पेपर नहीं होता, और टाइपिंग यहां पर क्या होती है तो क्वालिफाइंग होती है, डिक्टेशन इसका। जूनियर इंजीनियर वालों की बात करें तो 200 नंबर का इनका पेपर होता है, इसी पर ये मेरिट बनती है। फिर मेरे भाई यहां पर 300 नंबर का मेंस होता है और इस पर मेरिट बनती है, और फिर बाद में 500 नंबर का क्या बनता है तो कंबाइंड मेरिट बनता है। फिजिकल में क्या कहा गया, क्वालिफाइंग है, और नॉट इन ऑल पोस्ट बट फॉर बीआरओ। बीआरओ वाला जो पद होता है उनमें मेरे भाई फिजिकल होता है, बाकी सब में नहीं होता है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एमटीएस की बात करें यहां पर, तो एमटीएस में देखो प्री हमारा कितने नंबर का हो गया तो मेरे भाई 270 नंबर का, लेकिन इसमें मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट जो बनती है वो इंग्लिश और जीएस पर बनती है, और बाकी सारी चीजें मेरे भाई यहां पर नहीं होती हैं। अब यहां पर आ जाता है दोस्त, यहां पर एसएससी जीडी, जिसमें 80 सवाल होते हैं, 2 नंबर का हर सवाल होता है, और 160 नंबर का आपका पेपर होता है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसमें यहां पर कोई मेंस का पेपर नहीं होता, कोई टाइपिंग नहीं होता है, और जो फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसके माध्यम से आप यहां पर अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल के पद में जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट आपकी हो सकती है। अगर हम आगे मेरे भाई यहां पर बात करें तो देखो, ये पूरा हमने एक स्ट्रक्चर बता दिया कि एसएससी एग्जाम्स में कैसे एंट्री लेनी है, और कौन से यहां पर पेपर में कितने चरण होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया आपके लिए मेरे भाई गाइडर हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहां पर गाइड कर सकता है। इसके साथ में अगर हम आगे बढ़े यहां पर, तो देखिए तैयारी के जो आपके कॉमन डाउट्स हैं यहां पर, अब वो हम आपको डिस्कस करेंगे कि तैयारी के दौरान जो बच्चों को एक कॉमन डाउट आता है, हम ये किए तो क्या होगा, कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ऐसी तमाम तरह की बातें। तो एक एक करके मेरे भाई यहां पर जो है हम सारे सवालों को पढ़ने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहला जो सवाल होता है बच्चे का ये होता है, सर हाउ टू स्टार्ट एसएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो। एकदम शून्य से तैयारी कैसे करें। तो देखिए, अगर आपको शून्य से तैयारी करनी है ना, तो आपको एक अच्छा मेरे भाई यहां पर कोचिंग लेने की आवश्यकता है। ठीक है, एक अच्छा रिसोर्स फॉलो करने की आवश्यकता है यहां पर। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बस फर्क इतना होता है कि सेल्फ स्टडी से जो समय लगता है वो ज्यादा लगता है। एक कोचिंग वाला बच्चा जो मेरे भाई 2 महीने में सीखेगा, वो खुद से सीखने में आपको 6 महीने लग जाएंगे। तो अगर आपको यहां बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो एक अच्छी मेरे भाई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट लीजिए, अच्छे टीचर्स को आप चूज करिए और वहां से आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। दूसरा सवाल यहां पर ये होता है कि सर कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो पाएगा, कितने घंटे पढ़ने से हम यहाँ जो है एसएससी क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आप ईमानदारी से मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा, जो बच्चा 6 से 9 घंटा मेरे भाई डेली का डेली दे रहा है और ईमानदार तरीके से दे रहा है, तो 1 से 1.5 साल के अंदर में उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन ये घंटे ईमानदारी के होने चाहिए, इसमें कोई मोबाइल फोन या कोई और यूज नहीं करना है। तीसरा सवाल यहां पर ये होता है कि सर हम कौन से एग्जाम को टारगेट करें। जाहिर सी बात है, आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप टारगेट करिएगा। अगर आप 10वीं पास है तो आपके पास एमटीएस जीडी का ही ऑप्शन बचता है। 12वीं है तो आप सीएचएसएल तक की नौकरी भर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तो आप नीचे से लेकर के ऊपर तक की सारी नौकरियां भर सकते हैं। जब छूट कोई लिमिटेशंस है ही नहीं तो फिर आपको सोचना क्यों है। फिजिकली फिट है तो सीपीओ का भरिए, नहीं है आपको खाली डेस्क जॉब करनी है तो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, आप उन पे अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा यहां पर यह है, क्या सर यहां नौकरी के साथ साथ में, जॉब के साथ साथ में यहां पर जो है जॉब या कॉलेज में अगर हम तो तैयारी करें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, तैयारी तभी से शुरू कर दी, सेकंड ईयर में है तभी से शुरू कर दी। आज मेरे ऑफलाइन कोचिंग में आज मैंने हाथ उठाया, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, आधी क्लास का हाथ उठा हुआ था। तो बच्चे तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। लोग पार्ट टाइम नौकरी करते हैं लेकिन ऑनलाइन का सोर्स चूज करके वो भी मेरे भाई तैयारी करते हैं, तो ये भी एक तरीका है। पांचवा सवाल ये होता है, क्या कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। तो इसका जवाब मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर दे दिया था। ठीक है, छठा सवाल यहां पर होता है कि सर कंप्लीट सिलेबस क्या है।
इसका कंप्लीट सिलेबस जब भी आपको जानना है ना, तो जो भी आप फॉर्म भरते हो, जब उसका नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर में कंप्लीट लिखा हुआ रहता है। एमटीएस का मेरे भाई अलग सिलेबस है, सीएचएसएल में थोड़ा अलग है। जैसे मान लीजिए अब सीजीएल में ही देखिए, जब आप मेंस में जाते हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता, और आप इन नोटिफिकेशन से कर पाएंगे। सातवां यहाँ पर है कौन सा स्टडी मटेरियल हम चूज करें, ये हम आपको आगे चल करके वीडियो में बताने वाले हैं। आठवां यहाँ पर है क्या प्रीवियस ईयर जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के लिए अगर ग्रेजुएशन करना है तो वो 5 साल का पेपर पढ़ के चले जाते हैं, और मेरे भाई वहां पर उसके आधार पर उनका पेपर आता है और बढ़िया स्कोर कर लेते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों, कोई भी जहां पर ग्रेजुएशन आप जहां से करते हैं, आप प्रीवियस ईयर पढ़ करके जाते हो, उसी के आधार पर आप ग्रेजुएशन करते हो, उसी में आपका क्वेश्चन आता है, उसी के आधार पर अच्छा स्कोर आपका आता है। तो सेम कहानी है एसएससी में भी। पिछले 5 सालों का, 4 सालों का अगर आप पेपर पढ़ करके चले जाइए, बढ़िया से क्वेश्चन लगा करके चले जाइए, तो आपका पेपर उससे बाहर आएगा ही नहीं। ये एसएससी के शुरू से रवैया रहा है। हाँ, जब तक कोई वेंडर ना बदल जाए, जब तक कोई ऐसा चेंजेस ना आ जाए, तब तक प्रीवियस ईयर का ही अपना जलवा है और वहीं रहेगा। सर क्या यहाँ पर डेली या मंथली जो है ये शेड्यूल हम कैसे बनाएं, तो ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आइए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि जानकारी जितनी महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण आपका हमारे साथ में जुड़ना भी है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको फ्री में काफी सारी क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं और सारी चीजें कर रहे होते हैं, और जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीजों की फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मेरी और भी ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपको मेरे भाई फायदा पहुंचाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि आपके तैयारी के लिए जो बेस्ट रिसोर्स हो सकते हैं, जो बेस्ट साधन हो सकते हैं, वो यहाँ पर क्या है, और किस तरीके से आपको अपना बेस्ट रिसोर्स जो है वो चूज करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला सवाल बच्चों का ये होता है कि हम पेड बैच से तैयारी करें या फिर फ्री यूट्यूब वीडियो से तैयारी करें। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक आसान भाषा में हम आपको बात बताते हैं। अगर आप एक बिगिनर है ना, तो आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड बैच की ही आवश्यकता है। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात क्या होती है, जो बच्चा बिगिनर होता है उसको पता नहीं होता यहाँ पर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और ऐसे में अगर उसने खुद से जाने की कहीं पर भी कोई भी कोशिश की, तो वो मेरे भाई हो सकता है गड्ढे में डाल के लेकर आए। आपने बेशक बहुत सारे टॉपर की वीडियो देखे होंगे जहां पर उन्होंने, ये क्या होगा, हमने YouTube से तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनसे पूछोगे शुरुआत तुम्हारी कहां से रही, तो वो भी ये बताएंगे कि शुरुआत अपने अपने हो सकता है गली मोहल्ले की कोचिंग से शुरू किया हो सकता है हमने शहर के ऑफलाइन कोचिंग से शुरू किया हो सकता है हम कोई फलाने मास्टर से शुरू किए हो, और बढ़ते 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 एंड जो हुआ है वो हमारा YouTube से हुआ है। लेकिन शुरुआत बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जिनका YouTube से ही होता है, क्योंकि कंटेंट तो सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, बस खोजना खुद से पड़ता है, अलग अलग चीजें खोजनी पड़ती है और वहां से जाकर के पढ़नी पड़ती है, मेहनत बढ़ जाती है। अब आप चाह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर में डेडिकेटेड सिलेक्शन हो पाए, और फिर आप यहां पर जो है सारा कुछ आप खोजने जाएंगे यूट्यूब पर, तो मुश्किलें आप ही की बढ़ेंगी और कोई बात नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि एसएससी की तैयारी इतनी भी महंगी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो मैथ्स के जो बैचेस होते हैं 500 से 1000 रुपए के बीच में होते हैं। पूरे सब्जेक्ट का अगर किसी भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म का आप लेना चाहते हो, तो मेरे भाई बड़े आराम से आप 250 से 2500 के मेरे भाई यहाँ पर 3000 के बीच में कंप्लीट एसएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पर, ये किसी जमाने में हम लोगों का मंथली होम ट्यूशन हुआ करता था, और आज के समय लोगों के पर आवर का मेरे भाई यहाँ पर ये चार्ज है। और आज के समय एजुकेशन इतनी सस्ती है कि ऑनलाइन से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2500 से 3000 के बीच में संपूर्ण विषय का आप यहाँ तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आपको यहाँ बैच ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ज्यादा भटकाव नहीं चाहते हैं तो, और अगर आप खुद में सामर्थ्य हैं, कैपेबल हैं, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर हम, चाहे मैं हूँ या कोई भी शिक्षक है, लगभग सभी के यहाँ पर वीडियोज होते हैं, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी खुद की बात अगर बताऊं, तो अगर आपको मेरे भाई तैयारी करनी है गणित की, मैथ्स अगर आपको पूरा पढ़ना है, रीजनिंग पूरा पढ़ना है, इंग्लिश पूरा पढ़ना है, जीएस पूरा पढ़ना है, तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप 51 दिन 51 मैराथन से फ्री में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेडिकेटेड वे में तैयारी करनी है कि जी सर जितने ये पद हैं, सीबीआई वाले, एमईए वाले, जिनकी विदेश विदेश में पोस्टिंग होती है, महीने के लाख लाख 1.5 लाख रुपए ये लोग जो है वो कमाते हैं, ठीक है, इसके लिए हमको गणित में पूरा स्कोर करना है, क्योंकि गणित सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वहां पर आप हमारे वीओडी बैच या लाइव बैच के साथ में आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 699 है। और जो बच्चे, ये वैलिडिटी होती है ना इनकी, ये वैलिडिटी मेरे भाई यहाँ पर लाइफ टाइम होती है। ये जो वीओडी बैच हमारा है, आप इसको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ से, और एक बार 699 का बैच लिया, लाइफ टाइम की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगा। बाकी लोगों के बैचेस 1 साल 2 साल के लिए होते हैं, जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब तक वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन ये इकलौता ऐसा बैच है कि ग्रेजुएशन के बाद में ये वापस से रीन्यू हो जाएगा।
और नए कंटेंट इसके अंदर में आ जाएंगे और सारे टेस्ट अंदर आएंगे। यानी एक बार सिर्फ आपको यहाँ पर इतना चार्ज आपका लगता है और उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए निश्चिंत हो जाइए। कंटेंट ऑटो मोड पर अपडेट होता रहेगा, पुराना भी नहीं होगा। जब भी उस समय कोई नया बैच आएगा, कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो इसमें होगा। सिलेबस में कोई बदलाव आया वो इसके अंदर में हम डाल देंगे। तो सुनिश्चित अगर मैथ्स आपको पूरा का पूरा करना है, आराम से VOD 2.2 बैच में एनरोल करिए। कहाँ से? RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से। और किसी तरह की समस्या है तो ये इंक्वायरी नंबर है, आप यहाँ पर इस पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ पर करें तो भैया अच्छे शिक्षक का चुनाव कैसे करें, ये भी बड़ा अपने आप में सवाल है कि सर एक X टीचर है और एक Y टीचर है, यहाँ पर किसका हम यहाँ पर चयन करें। इसके मैंने यहाँ पर कुछ पैमाने जो है वो आप लोगों के लिए लिखे हैं और हो सकता है ये चीज आपको बहुत मदद करे। सबसे पहली चीज यहाँ पर कि जिस टीचर का पढ़ाया आपको समझ में आसानी से आ जाता है, आप उसी का चयन करें। आप भीड़ चाल मत चले, आप भीड़ के पीछे मत भागे। उनके लाइव वॉचिंग ज्यादा है, उन पे लाइक ज्यादा है, उनके व्यूज ज्यादा है, हम उस पर चले जाते हैं। ये अपने आप को गड्ढे में डालने के बराबर होगा। क्या पता वो टीचर का फेक लाइव वॉचिंग चल रहा हो, क्या पता वो जो कमेंट है वो वहां पर फेक हो। आपको जिसका समझ में आता है, चाहे उसके 5 लाइव वॉचिंग है या 500 है या 5000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़िए तो उसी से पढ़िए, क्योंकि आपकी सिंक उससे बैठ रही है। ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिर्फ व्यूज को देख करके मत जाइए, उसके कंटेंट को भी देखिए कि जो वो पढ़ा रहा है क्या वो पेपर में जस्टिफाइड है कि नहीं। या पता चल रहा है तैयारी कर रहे हैं, SSC का पढ़ रहे हैं, कैट लेवल का तैयारी कर रहे हैं, CGL का पढ़ रहे हैं, GD लेवल का, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। कंटेंट रद्दी भी ना रहे और कंटेंट एकदम टॉप भी ना रहे। कंटेंट ऐसा हो जो माइल्ड हो, ठीक है, कंटेंट ऐसा हो जो मॉडरेट हो और रेलिवेंट हो, जिसको पढ़ करके बच्चे का प्रीवियस ईयर बन पाए और उससे वो अपना सिलेक्शन ले पाए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, एक बार आप यहाँ ये जरूर देख लीजिए कि उनके सिलेक्शंस हैं कि नहीं है और बच्चे उनको रिकमेंड करते हैं कि नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बहुत कॉमन है, आज के समय लगभग हर टीचर के पास में सिलेक्शन है और लगभग हर किसी को बच्चा जो है अपने अपने हिसाब से रिकमेंड कर रहा होता है। बट ये बहुत जरूरी बन जाता है, स्पेशली कई जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स होते हैं जहां आप चल तो जाते हैं लेकिन रिकमेंडेशन उनके कुछ भी नहीं है, तो वहां पर एक बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर आप बड़े भाई होकर के आप गाइड कर दीजिए यहाँ पर कि आपका रिकमेंडेशन क्या होगा, आप किस तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो मैं आपको मेरे भाई बताऊं, सबसे पहले मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप हमारा लाइव बैच लीजिए। मेरे 2 तरह के बैच आते हैं, एक रिकॉर्डेड जिसके अंदर में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है वो आपको मिलेगा, और एक हमारा हो जाता है लाइव बैच मेरे भाई। यहाँ पर ये दोनों के दोनों बैच आपको हमारे इस एप्लीकेशन से मिलते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है कोई भी समस्या हो तो इस इंक्वायरी नंबर पर आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। हाँ जी, अगर आपको सारे सब्जेक्ट चाहिए, जैसे सर आपका मैथ्स है वैसे ही मुझे यहाँ पर सारा का सारा सब्जेक्ट मिल जाए, भाई परेशान मत हो। फिर यहाँ पर आराम से आप हमारे कॉम्बो स्पेशल बैच में जाओ, क्योंकि इस कॉम्बो स्पेशल बैच में जिस तरीके से आपको विक्रमजीत सर मेरे भाई रीजनिंग पढ़ा देंगे, वैसा मैं नहीं मानता हूँ यहाँ पर कि किसी तरीके से आपको कोई रीजनिंग पढ़ा पाएगा। रीजनिंग गुरु की उपाधि इनको दी गई है और अपने आप में कई सालों से बेहतर एक एक्सपीरियंस टीचर, वेटरान टीचर, जो बच्चों को ना सिर्फ रीजनिंग सिखाते हैं बल्कि उनका रीजनिंग में पूरा पूरा नंबर दिलाने का दावा करते हैं। मैथ्स मेरे भाई मैं संभाल ही लेता हूं, आप टेंशन मत लो उसका। लगभग 5 सरकारी नौकरी में निकाल चुका हूं और यहां पर जो है अच्छा खासा सिलेक्शन का अनुभव रहा है और बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया भी है और जिनके सिलेक्शंस भी है। चाहे रैंक की बात कर लो, सिलेक्शन की बात कर लो, हर कुछ है हमारे पास में। इंग्लिश में आपके खुद प्रशांत सर है जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर काफी समय तक रहे और आज बच्चों को ये सब इंस्पेक्टर बनाते हैं अपने इंग्लिश का जलवा बिखेर करके। जीएस में अगर बात करें तो जो हमारी राधिका मैम है और जो हमारे बाकी टीम है, दे आर एक्सपर्ट, मतलब लीजेंड है अपने आप में। सब्जेक्ट की गहराइयों तक जा जा करके आपको सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। और सोचिए जहां हर सब्जेक्ट का अपना अपना फीस है 1000 रुपए, लाइव बैच की फीस होती है 1000 रुपए, रिकॉर्डेड की फीस होती है 700 रुपए। ये 4000 और 500 का आपका कंप्यूटर, 4500 का बैच हमारे एप्लीकेशन पर आप कभी भी जब जाओगे सिर्फ और सिर्फ आपको 2700 में मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, तैयारी 2500 से 3000 के बीच में और बहुत ही अफोर्डेबल है और जिससे आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे। तो अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन चाहिए तो आप आराम से कॉम्बो बैच में जा सकते हो और आप यहां पर इस नंबर पर संपर्क करके आप यहां पर जो है बैच लेकर के पढ़ सकते हो। आप यहाँ बुकों की बात करेंगे कि सर कौन सी किताब हमारी बेहतर है, तो देखो किताबें मार्केट में बहुत सारी हैं, प्रीवियस ईयर की किताबें हम कह ले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि समय के साथ में किसी ने अपने आप को अपडेट किया। अगर क्वेश्चंस अपडेट नहीं हुए, अगर उनका तरीका अपडेट नहीं हुआ, सॉल्यूशन अपडेट नहीं हुआ, तो ये नुकसान वहां बच्चों का हो जाता है। क्योंकि बच्चा मेरे भाई है ना, आज से 3 साल पहले जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात सुन करके वो किताब खरीद तो लेता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता इन 3 सालों में काफी कुछ बदल चुका है, वो पैटर्न बदल चुका है, वो क्वेश्चंस के लेवल बदल चुके हैं, नए नए अप्रोचेस आ चुके हैं, लेकिन वो जो किताबें हैं अभी भी वही पुराने अप्रोच डाल करके रखे हुए हैं और वहां पर आप उसी को पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और 1.5-2 साल में नया अप्रोच सीख करके कोई बच्चा आगे बढ़ जा रहा है।
तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जितना महत्वपूर्ण सवाल है उतना ही महत्वपूर्ण उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, और इस चीज़ को यहाँ पर ये 4 किताबें आपकी दूर करती हैं। मैथ्स में आपकी एसएससी मैथ की ये टाइपोइज वाली किताब है 6500 की। रीजनिंग में आपकी मेरे भाई रीजनिंग गुरु 2.0 6500 की। इंग्लिश में आपकी इंग्लिश रामबान आपकी किताब हो गई, और जीएस में आपकी एसएससी जीएस की किताब है 6500 प्लस वाली। अभी ये किताब आने वाली है और आपको ये दिख जाएगी, और बहुत लाजवाब किताब अपने आप में। तो 6500 वाली ये जो किताबें हैं ये अपने आप में बहुत बेस्ट है। आप 6500 वाली किताबों को ही फॉलो करिए जो ये आपकी हैं, और इससे आपका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा और बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट आप सीख पाएंगे। तो मेरा जो रिकमेंडेशन था आपने बैच में भी जान लिया और बुक्स में भी जान लिया, और इनको फॉलो करिए क्योंकि देखिए दोनों बहुत जरूरी है। अब अंत में हम आते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन करने की जो रणनीति है हमारी यहाँ क्या होनी चाहिए। तो देखिए अलग अलग स्टेज के बच्चे होते हैं, जहाँ सबसे पहले जो शुरुआत होता है वो होता है स्टेज 0 से। फाउंडेशन बिल्डिंग मेरे भाई एकदम शून्य से आपको स्टार्ट करना है। और फाउंडेशन बिल्डिंग यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एकदम शुरू करते हो ना, सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को रीसेट करो। हमको भैया कुछ नहीं आता है, हमको 0 से शुरू करना है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आज मुझे यहाँ पर एसएससी की तैयारी करनी हो सीजल की, मैं सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दूंगा। उस मॉक टेस्ट में पहला अपना स्कोर कार्ड सेव करके रख लूंगा, जैसे मेरी पहली सैलरी है, वो ये बात को रिमाइंड करेगी कि तुमने शुरुआत कहाँ से की थी। और तब उसके बाद में आप अपनी कोचिंग या आप अपनी क्लासेस को शुरू करिए। अगर आप मेरे भाई बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर बेहतर तरीके से जो है वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग वहीं लीजिएगा जो बड़े शहर हैं, ठीक है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो इतना मान करके चलिए आपके पास में सामर्थ्य है, फिर आपको छोटे शहरों में नॉर्मल जगह पर क्यों पढ़ना, फिर अच्छे फैकल्टी से पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए। तो अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो दिल्ली के जो शिक्षक मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं वो बढ़िया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर आप अपने हिसाब से अपना चयन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, और तब उसके बाद में आप अपनी मेरे भाई यहाँ पर कोचिंग शुरू करिए। फिर उसके बाद एक 1.5 साल का मेंटल कमिटमेंट अपने आप से कर लीजिए कि भाई इतना समय मुझे लगेगा, इतना समय मुझे देना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं, सर 6 महीने में सिलेक्शन करवा दीजिए। हलवा है क्या भाई? एक बात बताओ, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा और आप चाह रहे हैं 6 महीने के अंदर में यहाँ पर हो जाए? मजाक है क्या? बताइए। कम से कम आपको 1.5 साल तो देना पड़ेगा वहां पर। तो इतना समय आप अपने आप से एक मेंटल कमिटमेंट लेकर के चलिए। आप यहाँ 1 साल 1.5 साल इतना हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। एक मेरे भाई यहाँ पर जो है एग्जाम पर फिक्स रहिए, और आप बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। एकदम बदल मत जाना मौसम की तरह, वो वाली कहानी कि एक पेपर आया उस पर भी भाग गए, दूसरा आया उस पर भी भाग गए। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने क्लियर गोल बना करके रखिए कि मुझे ये बनना है तो बनना है। तो पहला जो स्टेज 0 था वो यहाँ 2 महीनों के लिए था, यहाँ पर कि आपको अपनी कोचिंग जो है वो शुरू कर देनी है। अब उसके बाद में स्टेज नंबर 1 आता है, ये पहले 2 महीनों के लिए। इन पहले 2 महीनों में आपको क्या करना है, एक ही बार चारों सब्जेक्ट लेकर के नहीं कूद जाना है कि यहाँ 4 उंगली घी में, वैसा एकदम काम नहीं करेंगे। 2 सब्जेक्ट लेंगे, मैथ और रीजनिंग, शुरुआत यहाँ से करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ से। पढ़ने के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर इनका रिविजन और डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो आपका टीचर पढ़ा रहा है, जो आपको शीट दे रहा है, जो बढ़िया तरीके से पीवाईक्यू दे रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। उसके साथ अपने कंसेप्ट के ऊपर में मेरे भाई आप फोकस करो कि हाँ पढ़ाया उन्होंने, पढ़ने के बाद में मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाए, क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बुक जैसी किताबों से रिवीजन की, वो मेरा क्लियर हो गया। दैट्स इट मेरे भाई। शुरू के 2 महीने बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना है, दूसरों को देख करके अपनी नैया नहीं डुबानी है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचे रहो और अपने आप में मेरे भाई एकदम फिक्स रखो। फिर अगले 3 महीने की जो रणनीति होगी, तीसरा चौथा 5वां महीना, उनमें यहाँ पर क्या करो, इंग्लिश को तीसरे महीने में अपना ऐड कर लो, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर। और फिर 2 महीने तक चलने के बाद में फिर जीके जीएस को मेरे भाई यहाँ पर 5वें महीने में ऐड कर लो। चारों सब्जेक्ट एक साथ शुरू करने में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है कि आप किसी को ना रिवाइज कर पाते हैं, ना किसी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर पाते हैं, फिर बाद में आप परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। एक डेली रूटीन हर सब्जेक्ट का बना करके आपको चलना और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको पढ़ते रहना है। 6ठे महीने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। इस महीने के बाद में आपको रिवाइज करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। 6 महीने हो गए, सिलेबस लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मौका है कि जो चीजें आपने पढ़ी आप उसको भूलो नहीं। वो कब नहीं भूलोगे? जब आप उसके सेक्शनल टेस्ट दोगे, जब आप अलग अलग टेलीग्राम पर उसके क्विज अटेम्प्ट करोगे, जब वापस से आप अपनी पीवाईक्यू किताबों को पकड़ करके आप उनके क्वेश्चंस लगाओगे, तब आप उनको नहीं भूलोगे। तो यही वक्त है 6 महीने के बाद में आपको पूरा पूरा रिविजन करने का, सेक्शनल टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर देने का। और इसी दौरान अब आपको शुरू कर देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जब संडे आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो संडे वाले दिन में आपको अभी से फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू करना है। डजंट मैटर स्कोर क्या है, चाहे 100 पर अटके हो, 120 पर हो, 130 पर हो, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। और जो ये मॉक टेस्ट होता है ना, ये तुमको एक ट्रैक पर रखने का काम करता है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो प्रिपरेशन की है वो स्ट्रेटजी आपको रखनी है।
एकदम क्लियर कट मेरे भाई कि यहाँ पर इतने महीने में ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट, फिर इस टाइम पर मॉक टेस्ट, इस तरीके से यहाँ पर तैयारी के दौरान कौन ऐसी चीजें जो करनी है और कौन ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है, तो वो हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दें। सबसे पहले जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण आपका रिविजन भी है। तो रिविजन आपको यहाँ पर डेली 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 करते रहना है। ये आपको एक ट्रैक पर मेंटेन करके चलेगा। उसके बाद एक प्रॉपर आपको रूटीन और टाइम टेबल के साथ, भाई एक बात बताओ, तुम दिन की शुरुआत कर रहे हो और तुम्हें पूरे दिन क्या करना है वही नहीं पता, क्या फायदा पढ़ने का। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लिख दो 8 बजे से 10 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि लगभग मुझे इंग्लिश को 2 घंटा देना है, गणित को इतना घंटा देना है, रीजनिंग को इतना घंटा देना है, और उसके हिसाब से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखिए, टाइम टेबल रहे, रिविजन हफ्ते भर करते रहे। मैं बोलता हूं जैसे 5 दिन पढ़ाई करो, 2 दिन रिविजन करो, ये मेरा टेक्निक है। मैंने इसको फॉलो किया, मैंने सिलेक्शन ली, मैंने 5 नौकरियां निकाली, कई लोगों को ऐसे नौकरियां दिलवाई। आप भी ये फॉलो करें, आपका भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर को एकदम बाई हार्ट करके रखें और थोड़ा बहुत साइड का भी पढ़ते रहें, ताकि आपको जो है नर्वसनेस ना रहे और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो कोचिंग के दौरान आपने अपने नोट्स बनाए थे, आपको उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में अगर आपके पास नहीं है तो ये फॉर्मूला बुक आपको मैथ्स के लिए मंगा लेनी है। ये एक अपने आप में एक ऐसी ब्रह्मास्त्र है जो आपको पूरा पूरा तैयारी को समेटने का बहुत शानदार काम करती है। मतलब अगर आप गणित में पूरा नंबर लेकर के आना चाहते हैं तो आपका पढ़ना और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने के साथ साथ यहां से रिवीजन करना बहुत आवश्यक पड़ जाता है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या कहीं से रहे, आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अपने आप में एक बहुत ही शानदार किताब है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मॉक को बहुत स्ट्रेटेजिकली देना है। मॉक टेस्ट देते वक्त में जो गलतियां होती हैं उसको नोट करना है एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स में, और तब उसके बाद में उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज करके उसको सुधारना है। जिस व्यक्ति ने मॉक के स्कोर में मॉक की गलतियों को नहीं सुधारा, उसका मॉक का मार्क्स कभी नहीं बढ़ सकता है। गलतियां जैसे जैसे सुधरेंगी, मार्क्स तुम्हारे वैसे वैसे बढ़ेंगे और कभी भी तुम्हारे मार्क्स जो है वो अटकेंगे नहीं। रिवीजन करो, गलतियों को सुधारो, मॉक्स के मार्क्स मेरे भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जितना महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट देना है उतना ही महत्वपूर्ण उसका एनालिसिस मेरे भाई यहाँ पर करना है। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन मेरे भाई ले पाएंगे। और ये सारी बातें बहुत जरूरी है। जितना जरूरी तैयारी है उतना ही जरूरी बीच बीच में ब्रेक लेना भी है। बट मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऑटोमेटिक ब्रेक ले लोगे। मूवी जब आएगा तुम देखने चले ही जाओगे, उसका जब कॉल आएगा तुम घूमने चले ही जाओगे। तो ये कहने वाली बात नहीं है, ये तुम खुद से कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्या नहीं करना है वो भी जरा सुन लीजिए भैया। बार बार अपने टीचर को और कंटेंट को मत बदलो। मैंने कहा ना कि आज के समय में यहाँ पर यूट्यूब के जमाने में टेलीग्राम पर इतना सारा कंटेंट है। ठीक है, मन करता है ये भी पीडीएफ देख ले, मन करता है। मतलब एक बच्चा था, मैं देख रहा था यहाँ पर कि उसके लैपटॉप में लगभग हर टीचर की वीडियो है, लेकिन जब मैंने उससे 2 सवाल पूछे तो उसको कुछ भी नहीं आया। भाई ज्ञान लैपटॉप में थोड़ी रखना था, ज्ञान तो दिमाग में रखना था। एक ही को फॉलो करते, बार बार पढ़ते, जरूरी तुम्हारे लिए वो हो जाता। टेबल जितना भारी होगा, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर दिमाग उतना भारी होगा और सिलेक्शन उतना डीले होगा। टेबल को हल्का रखो, किताबें कम रखो, उस पर जो रखो सेलेक्टिव रखो और उसको कई बार पढ़ो। ठीक है, नई नई किताबों के पीछे भागने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज आधा अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब शुरू की है तो खत्म करो। मैं कई बार ऐसा देखता हूं यहाँ पर कि हमारा कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर तक बच्चा मेंटेन करके रखता है रिदम को, चौथे पांचवे के बाद वो टूटना शुरू हो जाता है। जितना महत्वपूर्ण पहला लेक्चर है उतना ही महत्वपूर्ण अंतिम लेक्चर भी है। इस बात को ध्यान रखिए, नहीं पढ़ेंगे नुकसान आपका है। आप सोचते हैं 10 में से 7 लेक्चर देख लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री हम सीख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सब देखना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप यहां ध्यान रखिए। बाकी प्रैक्टिस पर भी पूरा पूरा फोकस करके चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एंड डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम मेरे भाई। यहां पर वो कहा गया ना कि बाद वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो वो आप मत रहिए, यहाँ पर समय को लीजिए, खुद का बनाइए। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे भाई एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। 1.5 साल के अंदर में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होंगी। ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड में जीत आपकी होने वाली है, ये मान करके चलिए आप। ठीक है, तो बाकी बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो। हमने अपने एंड पर मेरे भाई सारी चीजें आपको बता दी हैं, और ये हमारी पहली वीडियो थी यहाँ पर। तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम पर ये हमारे 2 टेलीग्राम है दोस्त। ठीक है, आप इनको ज्वाइन कर लेना। जितनी भी किताबें होती हैं उन सबकी पीडीएफ यहाँ पर डाल दी जाती हैं। तो पूरा जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं 12th के बाद, ठीक है, एसएससी की तैयारी कैसे करें, 12th के बाद रेलवे की तैयारी कैसे करें, तो ये एक पहली वीडियो थी जिसमें हमने बताया कि एसएससी की तैयारी कैसे करें। ऐसे और भी काफी सारी वीडियोस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। और मन में कोई सवाल रहा होगा तो वो जरूर बताना। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छा लगे ना तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।